हूर बेड पर बैठी किताब पढ़ रही थी जब लगातार महनूर के फोन की बेल बजी जा रही थी। मानो यार तुम्हारा फोन कब से बज रहा है, उसने वॉशरूम से निकलती हुई महनूर को कहा, जो गीले बाल टॉवल से सुखाती हुई बाहर आ रही थी। हूर की बात सुनते हुए उसने मोबाइल उठाकर देखा जहां हसनैन का नाम जगमगा रहा था। उसने मोबाइल को बंद करते हुए वहीं रख दिया और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती अब बालों को कंघी करने लगी जब दोबारा फोन की बेल बजी। हूर ने उसकी पुश्त को देखते हुए पूछा, हसनैन है, मेरा सीनियर प्रोजेक्ट पार्टनर है। तो कॉल उठा लो यार, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। कोई ज़रूरी काम नहीं है, कल यूनिवर्सिटी जाके पूछ लूँगी। उसने ड्रेसिंग टेबल की मिरर से सामने बैठी हूर को जवाब दिया और दोबारा अपने बाल कंघी करने लग गई। हूर भी खामोशी से दोबारा अपनी बुक पढ़ने लग गई। यार हूर, तुमने कुछ कल नोट किया था? वह कंघी हाथ में लिए बेड पर हूर के पास आकर बैठी थी। क्या? उसने बुक पढ़ते हुए जवाब दिया। जविश कल खुश नजर आ रही थी। महनूर की बात पर हूर ने बुक बंद करते हुए नजरें उठाकर देखा। और तुम्हें लगता है कि वह दिल से भी खुश थी? वह ज़विश है, अगर वह लोगों को हँसाना जानती है, तो अपने गम छिपाना भी जानती है। वह जितनी शरारती है, उससे कई ज़्यादा समझदार भी है। वह अपने सारे गम और तकलीफ़ अपने दिल में रखकर सबके सामने मुस्कुराने का हुनर जानती है। तुम्हें क्या लगता है, वह अब भी साइम भाई से मोहब्बत करती है? महनूर ने उसका चेहरा देखते हुए पूछा। मैं यह तो नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ, वह किसी का हक नहीं मारती। उसकी शादी ज़ावियार भाई से हुई है। तो उसकी ज़िंदगी में सायम के लिए कोई जगह नहीं होगी। वह अपनी उसी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करेगी। तुम यह सब छोड़ो, जाके खाना खा लो। वह उसे कहते हुए दोबारा अपनी बुक खोले पढ़ने लग गई, जबकि महानूर कंघी ड्रेसिंग टेबल पर रखते अपना दुपट्टा उठाते रूम से बाहर निकल चुकी थी। ज़ावियार कब से ज़विश को देख रहा था, जो इस गेम में दूसरी बार चीटिंग कर रही थी। ज़ावियार बिना कुछ बोले बस उसकी चीटिंग में साथ दे रहा था, क्योंकि वह अपनी जीत पर बच्चों की तरह उछलती खुश हो रही थी। अब की बार भी वह जीतने पर खुशी से उछल रही थी और वह मबहूत सा सिर्फ उसे देख रहा था। उस लड़की में दुनिया की हर अदा थी। वह शरारती थी, मासूम, समझदार, छोटी-छोटी चीज़ों पर खुश हो जाने वाली, अपने हर गम को अपनी हँसी में उड़ाने वाली। ज़ावियार को महसूस हुआ कि वह इस चेहरे पर खुशी लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह दोनों अभी बैठे दोबारा लूडो खेलने लगे थे कि सामने दरवाजे से अंदर आते जैन को देखकर जविश खुशी से उनकी तरफ जाने लगी थी कि पीछे से आते दूसरे शख्स को देखकर उसकी खुशी मद्धम पड़ गई। जावियार उसके चेहरे के बदलते रंग देख चुका था। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। वह खुद को नॉर्मल करती हुई आगे बढ़ी थी। वालेकुम अस्सलाम गुड़िया। जैन ने खुशदिली से उसके सर पर हाथ रखा था। अस्सलाम वालेकुम। रस्मन व सायम को सलाम करती जैन के साथ आगे बढ़ गई। ज़ावियार खुशी से ज़ैन से गले मिलने के बाद सायम से भी मिला था। वह दोनों एक सोफ़े पर बैठ गए थे, जबकि ज़विश और ज़ावियार सामने वाले सोफ़े पर बैठे थे। आप आज कैसे आ गए ज़ैन भाई? आपको तो याद आई नहीं, सोचा मैं खुद ही जाके मिल लूँ अपनी बहन से। ज़ैन ने शिकवा करते हुए कहा। मुझे याद नहीं आई तो आप कौन-सा आ गए थे? उसने भी मुँह बनाते हुए जवाब दिया। अच्छा चलो हिसाब बराबर हो गया, वह हँसते हुए कहने लगा। ज़ावियार की नज़र सायम पर थी, जो ज़विश को देखने में मसरूफ़ था। तुम कैसे हो सायम? ज़ावियार ने उसकी नज़र ज़विश से हटाने के लिए अपनी तरफ मुतवज्जह किया। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक। तुम दोनों लूडो खेल रहे थे क्या? ज़ैन ने सामने पड़ी लूडो को देखते हुए पूछा। हाँ, वह मेरी शहज़ादी का दिल कर रहा था, इसीलिए हम खेलने लग गए। ज़ावियार ने शहज़ादी लफ्ज़ पर खासा ज़ोर डालते हुए साइम को देखते हुए जवाब दिया था। ज़ैन भाई, आप खेलेंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं? मेरी छोटी बहन बोले और मैं ना खेलूँ, ऐसा हो सकता है क्या? चलो आ जाओ खेलते हैं, लेकिन टीम-टीम वाला खेलेंगे। तो ठीक है, बादशाह और उसकी शहज़ादी एक टीम में और तुम दोनों एक टीम में। ज़ावियार ने कहते हुए ज़विश की तरफ देखा, जो मुस्कुराती नज़रों से उसे ही देख रही थी। और फिर वह चारों बैठे गेम खेलने लगे। यार ज़ोई, तुम्हारे ये नंबर नहीं आए थे, तुम चीटिंग कर रही हो। ज़ैन भाई, यही नंबर आए थे सच्ची में। उसने सच मानने से इनकार ही किया। यार ज़ाविया, तुम देख रहे थे ना, तुम बताओ क्या नंबर आए थे? ज़ैन के कहने पर उसने अपने साथ बैठी अपनी बेगम को देखा, जो मासूमियत आँखों में सजाए उसे देख रही थी। जो मेरी शहज़ादी कहेगी वही होगा। उसने कह दिया मतलब कह दिया। वह मुस्कुराती आँखों से उसको देखते हुए जवाब दे रहा था, जहाँ अपने हक में जवाब सुनने के बाद ज़विश के चेहरे पर खुशी की लहरें थीं। चीटिंग भी तो कर सकती है वह। साइम ने उसकी बात सुनते हुए तंज़िया लहजे में कहा। मेरी ज़विश बहुत मासूम है, वह चीटिंग नहीं कर सकती। उसने संजीदगी से जवाब दिया। सही कह रहे हैं भाई। मेरी भाभी बहुत मासूम और प्यारी हैं। बुराक हाथों में चाबियां उछालता हुआ अंदर आते हुए बोला और चारों से सलाम करता वह भी ज़विश के साथ आकर बैठ गया। तुम तो शादी में गए हुए थे ना, वापस क्यों आ गए इतनी जल्दी? वह क्या है ना भाभी, मुझे वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था और वह मेरे पास इतनी प्यारी भाभी नहीं थी, इसलिए मैं बोर हो गया तो वापस आ गया। बुराक ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। जैन ने जविश के दोनों साइड बैठे हुए उन दोनों भाइयों को देखा, जो उसको हर मुमकिन कोशिश से खुश रख रहे थे और उसका साथ दे रहे थे। जैन को बड़ा भाई होने के नाते उस वक्त जविश के लिए दिल से खुशी हो रही थी। सायम भी उन दोनों के बीच बैठी जविश को देख रहा था, जिसके चेहरे पर खुशी और गुरूर था, जैसे उसने दुनिया फ़तह कर ली हो और उसके पास 2 मज़बूत सहारे हों। उसे अपनी की गई गलती पर रच के पछतावा हो रहा था।
रात का वक्त था, खाना खाने के बाद वह सब बाहर लाउंज में बैठे चाय पीते हुए बातें कर रहे थे और बुराक सायम के साथ बैठा हुआ था। जबकि जविश, जावियार और जैन सामने कुर्सी पर बैठे किसी बात पर बातें करते हुए हंस रहे थे। जानता हूँ मेरी भाभी हंसते हुए अच्छी लगती है, लेकिन इतना नहीं देखिए उनका शौहर बुरा मान जाएगा। बुराक ने साथ बैठे सायम से कहा, जिसकी नजर जविश पर थी। क्या मतलब है इस बात का? सायम ने उसकी तरफ चेहरा फेरते हुए गुस्से से पूछा। मतलब यही है कि वह अपनी बीवी पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। उसने नॉर्मल लहजे में भी उसे बहुत कुछ समझा दिया था। सायम गुस्से में वहां से उठता दूर जाकर खड़ा हो गया, जबकि बुराक अब भी उसे शरारती मुस्कुराहट सजाए देख रहा था। कुछ देर बातों में मशगूल रहने के बाद वह दोनों जविश से मिलते हुए अपने घर चल दिए थे। उनके जाने के बाद जविश के चेहरे पर आई मुरझाहट को जावियार ने नोट कर लिया था। वह सोने का बहाना करती अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि जावियार और बुराक बैठे बातें कर रहे थे। ज़ावियार कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। बालकनी के सामने बिट के साथ फर्श पर बैठी जविश को देखता वह खामोशी से उसके साथ आकर बैठ गया। उसने एक नज़र उसे देखा, जो घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास होते हुए सर घुटनों से ऊपर उठाए वह उसे देखने लगी। क्यों आया था वह यहाँ? उसकी रूंधी हुई आवाज़ पर ज़ावियार ने उसे देखा, जिसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। क्या तुम जब भी उसे देखोगी ऐसे ही रोगी? उसने अपने तड़पते हुए दिल से पूछा। मैं रोना नहीं चाहती थी, मैं इतनी कमज़ोर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूँ, उसे देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। वह क्यों आया था? उसने यहाँ आकर मेरे ज़ख्मों को दोबारा से कुरेदा है। क्या उस एक रात में मैं सच में इतनी बदकिरदार हो गई थी कि उसने मुझे छोड़ने में वक्त तक न लिया था? आंखों से मोतियों की बरसात अब दोबारा से शुरू हो गई थी। ज़विश मेरी जान, देखो, ऐसे नहीं रो प्लीज़। वो उसका चेहरा अपने हाथों में लिए मोहब्बत से बोल रहा था। अगले ही लम्हे वह उसके गले से जा लगी। उसकी शर्ट मज़बूती से पकड़े वह उसकी गर्दन में चेहरा छिपाए रोने लगी। मैं इतनी कमज़ोर तो नहीं थी कि एक शख्स के लिए रोने लग जाऊँ। तुम जानते हो ना, मैंने उसे रोते गिड़गिड़ाते हुए मोहब्बत की भीख मांगी थी। मुझे याद है उसने मेरे आंसुओं का एहसास तक न किया। ज़ावियार को अपनी शर्ट भीगती हुई महसूस हुई। वह अपना गुस्सा ज़ब्त किए बैठा था। उससे यह रोती हुई आंखें नहीं देखी जा रही थी, लेकिन वह ज़ब्त किए बैठा था, क्योंकि वह चाहता था कि आज अपने दिल का सारा गम निकाल दे। अपने दिल में ली हुई सारी तकलीफ और गमों को दिल से निकाले। मुझ मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं क्या करूँ? इस वक़्त कोई ज़ावियार से पूछता अज़ियत की हद क्या होती है, तो वह बताता, जिस्म की सारी रगें कटती हुई महसूस हुई थीं। जब आप अपने महबूब के मुँह से उसके महबूब की बातें सुनो, वह बता सकता था कि ज़ब्त करना किसे कहते हैं। जब आपका महबूब आपके गले लग के रोए, लेकिन किसी और के लिए। बात मायूब भी है और बहुत खूब भी है। मेरा महबूब किसी और का महबूब भी है। मैं उसके लिए नहीं रो रही, मैं उसकी वजह से रो रही हूँ। मैं अपने किए गए भरोसे पर रो रही हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तुम प्लीज़ मुझे कुछ वक़्त के लिए खुद के इतने करीब रख लो कि मैं पिछली तमाम अज़ियतें भूल जाऊँ। वह हिचकियों से रोते हुए उसके गिर्द मज़बूती से बाजू डालते हुए बोल रही थी। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ हमेशा तुम्हारे पास। वह उसे खुद से लगातार अपने होने का एहसास दिला रहा था। तुम भी किसी और से मोहब्बत करते हो ना, मैं जानती हूँ। मुझसे तो तुम ज़बरदस्ती की गई शादी निभा रहे हो ना। मैं इस काबिल नहीं हूँ ना कि कोई मुझसे मोहब्बत करे। ज़विश प्लीज़ रोना बंद करो, क्यों मुझे तकलीफ़ दे रही हो? अज़ियतों के तमाम नश्तर उसे अपनी रगों में उतरते हुए महसूस हो रहे थे। वह बिना किसी बात पर ध्यान दिए ज़विश को खुद से लगाए उसकी पुश्त पर हाथ सहलाते उसे नॉर्मल कर रहा था। कई लम्हे यूं ही उसे बिना कुछ कहे वह सिर्फ अपने होने का एहसास दिलाता रहा। थोड़ी देर बाद ज़ावियार को अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस हुई। उसने ज़विश को थामते हुए उसका चेहरा अपने सामने किया। बिखरे हुलिये में मलबूस पर रोने से सुर्ख होते चेहरे के साथ नींद के आगोश में थी। वह जिन तावीज़ों से महबूब मिलते हैं, उन तावीज़ों सा असर रखती हैं तुम्हारी आँखें। इन आँखों की रोशनी से मेरे दिल की दुनिया चमकती है। वह उसके चेहरे को देखते हुए बोलता, अपने लब उसकी आँखों पर बारी-बारी रख गया। वह कई पहर उसे उसी तरह खुद से लगाए ठंडी ज़मीन पर बैठा रहा। आधी रात को वह उसे गोद में भरते, बेड पर डालते, कम्फ़र्टर उड़ाते खुद उसके सिरहाने बैठ गया। वह बिना नज़रें झुकाए उसके चेहरे को ही देखता हुआ नींद की वादियों में उतर गया। ज़विश की आँख खुली तो अपने पास बैठे ज़ावियार को देखा, जिसने अपना एक हाथ उसके सर पर रखा था, जबकि दूसरे हाथ में उसका हाथ थामे बेड ग्राउंड से टेक लगाए सो रहा था। वह हैरानगी से उसको देख रही थी, जो पूरी रात उसके सिरहाने बैठा हुआ था और इसी तरह सो गया था। ज़ावियार को जागता देख वह दोबारा से अपनी आंखें बंद कर गई। ज़ावियार ने अपने पास सोई ज़विश को देखा, फिर नरमी से उसका हाथ छोड़ा। कोशिश करना, जिस बात से तुम एक बार रोई हो दोबारा उस बात के लिए कभी न रो। मैं अपनी बीवी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वह धीमे लहजे में कहते उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही जविश ने अपनी आंखें खोलकर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा और उठकर बैठ गई।
क्लास के सभी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में बैठे प्रोजेक्ट बना रहे थे। माहिनूर ने काम से नजरें उठाकर सामने बैठे बुराक को देखा, जो उस दिन के बाद से ही उसे इग्नोर कर रहा था। अभी वह कायनात के साथ बैठा लैपटॉप में काम में बिजी था। वह दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गई। तुम क्या खाओगी? कैफेटेरिया के बाहर हसनैन ने अपने साथ खड़ी मायनूर से पूछा। कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं लगी हुई। मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ यार। नहीं शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, माहिनूर ने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। इससे पहले हसनैन कुछ कहता, बुराक उसके कंधे पर हाथ रखते उसे साइड करके खुद मायनूर और उसके बीच में खड़ा हो गया। हेलो मानो, कैसी हो? बुराक अब पूरी तरह मायनूर से मुत... बुराक अब पूरी तरह मायनूर की तरफ मुतवज्जा था। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम इसे जानते हो क्या? हसनैन ने उन दोनों को इस तरह बात करते देख पूछा। हाँ जी, बहुत करीबी है ये मेरी। वह कुछ जताते हुए हसनैन को देखने लगा। अच्छा चलो, मैं महनूर को ट्रीट दे रहा था, आ जाओ तुम भी ज्वाइन करो। खुशदिली से कहते हुए उसने एक हाथ बुराक की तरफ बढ़ाया। बुराक ने एक नज़र उसके बढ़ते हुए हाथ को देखा, फिर अपने दोनों हाथ जेब में डालते संजीदगी से खड़ा हुआ। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं तुम्हारी ट्रीट की। उसके हल्के से जवाब पर हसनैन ने अपना अपना बढ़ा हुआ हाथ पीछे कर लिया और यहाँ-वहाँ देखने लगा। उसे बुराक से किसी ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह मगरूर शहज़ादा था जिससे यूनिवर्सिटी के सभी लड़की और लड़कियाँ बात करना या दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन उसे हँसते हुए भी देखना बहुत कम नसीब होता था, क्योंकि वह हर वक़्त खुद पर संजीदगी का खोल लपटे हुए था। अच्छा चलो मायनूर, हम दोनों प्रोजेक्ट बना लें। बुराक, तुम मेरे पार्टनर से बाद में बात कर लेना। वह मायनूर को कहता अब बुराक को बोल रहा था। पार्टनर नहीं, प्रोजेक्ट पार्टनर। बुराक ने संजीदगी से उसके जुमले की तसही की। और एक और बात बताता चलूं कि माहनूर का पार्टनर मैं हूं अब से। मैंने प्रोफेसर से बात कर ली है। इस बात पर माहनूर ने हैरानगी से उसके चेहरे को देखा, जहां मजाक की कोई अलामत न थी। चले मानू। हसनैन को किसी खातिर में ना लाते हुए माहनूर का हाथ पकड़े वहां से लाइब्रेरी की तरफ चल दिया, जबकि हसनैन वहीं खड़ा उन दोनों को जाता देख रहा था और कुछ न बोल सका, क्योंकि वह यह बात जानता था कि बुराक से बहस करने का मतलब अपना सर पत्थर पर मारना, क्योंकि वह इंसान जो सोचता है वह कर गुजरता है, उसे दूसरे किसी की कोई फिक्र नहीं होती। यह क्या बदतमीजी है? उसने लाइब्रेरी में दाखिल होते हुए अपना हाथ छुड़वाया। कौन सी बदतमीजी? वह बिल्कुल अनजान बन गया। तुमने प्रोजेक्ट पार्टनर चेंज क्यों करवाए? क्योंकि मुझे वह तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लग रहा था, बुराक ने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? अब की बार वह गुस्से में गोया हुई। कुछ नहीं, छोड़ो इस बात को, मुझे वेलकम करो, तुम्हारा नया पार्टनर बनाऊं। वो पुरसुकून लहजे में मुखातिब हुआ। जबरदस्ती के पार्टनर बने हो तुम। मैंने नहीं बनाया जो मैं वेलकम करूं। वह कुर्सी पीछे करते हुए बैठी। हाँ तो फिर भी इतना प्यारा पार्टनर मिला है तुम्हें, इतना तो कर ही सकती हो। वह भी उसके साथ कुर्सी पे बैठ गया। वैसे तुमने चेंज क्यों करवाया? कायनात का क्या होगा, कितनी खुश थी वह तुम्हारी पार्टनर बन के, लेकिन मैं नहीं था। वह बीच में बोल पड़ा। वैसे मुझसे ज्यादा तुम खुश लग रही थी, बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें हो रही थी आपकी हसनैन के साथ। उसका अंदाज काफी जलने वाला था। तो क्या तुम्हें जलन हो रही है? उहुँ, मैं क्यों जलने लगा किसी से भी? वह माहनूर के साथ-साथ खुद से भी झूठ बोल रहा था। गुड, अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करें? वह लैपटॉप उसके सामने खोल चुकी थी और फिर वह दोनों अपने काम में मसरूफ हो चुके थे। ज़ावियार फ्रेश होकर बाहर निकला, जहाँ ज़बिश बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी उसे देख रही थी। दरवाज़ा नॉक होने पर ज़ावियार ने मुलाज़िमा से नाश्ता लिया और बेड पर ज़बिश के सामने आकर बैठा। कैसा फ़ील हो रहा है अब? उसके लहजे में मोहब्बत थी। ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वह सर झुकाए अपनी हथेलियों को देखते हुए जवाब दे रही थी। ज़ावियार ने उसकी शर्मिंदगी समझते हुए बाकी कोई सवाल न किया। तुमसे एक बात पूछूं? वह अब उसको देखते हुए धीमे लहजे में गोया हुई और उसकी इजाज़त मिलने पर बोलने लगी। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारे निकाह में होने के बावजूद किसी और के छोड़ जाने पर रो रही थी? ज़बिश के सवाल पूछने पर उसने नज़रें ट्रे से उठाकर उसे देखा। नहीं, क्योंकि जब आप बहुत वक्त तक किसी के साथ जुड़े होते हैं तो उसके साथ दिमागी और जज्बाती ताल्लुकात बहुत मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए उनके छोड़ जाने या अलहदगी इख्तियार करने पर दिल और दिमाग सच मानने में वक्त लेता है और आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए रोने लग जाते हैं। उसके इस तरह बोलने पर ज़बिश उसे ही देख रही थी। क्यों था वह इतना समझने वाला? वह जानता था एक पुराने रिश्ते को छोड़कर नया अपनाने में वक्त लगता है। जविश की तरफ से कोई जवाब न पाकर जावियार ने निवाला उसके सामने करते हुए आंखों से खाने का इशारा किया। जविश ने उसकी नीली आंखों को देखा, जो सुर्ख हुई उसके रात भर जागने की गवाही दे रही थी, और फिर बिना बोले वह खामोशी से उसके हाथ से नाश्ता करने लगी। जविश, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। तुम अपना ख्याल रखना, तब तक घर में मुलाजिम है, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो बता देना, ठीक है? उसे नाश्ता करवाने के बाद वह प्लेट साइड पर रखते हुए बोल रहा था। ठीक है। उसने इतना ही कहने पर इक्तफा किया
और ज़ावियार उसकी बात सुनने के बाद अपने कपड़े लिए ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गया। ज़ावियार के जाने के बाद वह खुद का ध्यान बटाने के लिए टीवी देखने में मसरूफ हो गई। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अहमद साहब ने मुस्कुराते हुए शायान साहब से पूछा। शायान साहब अपनी बेगम और इकलौते बेटे के साथ इस वक्त अहमद साहब के घर में बैठे थे। अहमद साहब शायान साहब को पहचानते थे क्योंकि वह बिजनेस की दुनिया के मशहूर शख्सियात में से एक थे। वहीं मुस्तफ़ा की नज़रें किसी की तलाश में थीं। वह बार-बार नज़रें गेट से बाहर दौड़ा रहा था। भाई साहब, आप तो हमारे बेटे को जानते हैं, आपके दामाद का दोस्त है। शायान साहब ने बात की तमहीद बाँधी। जी, जी, जानता हूँ मैं। पूरी शादी के तमाम इंतज़ामात इसी बच्चे ने सँभाले थे। अहमद साहब को वह सुलझा और समझदार लगा था। मेरे बेटे को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई और कभी उसने मुझसे कोई ख्वाहिश नहीं की, सिवाय एक ख्वाहिश के। वह अपनी बात आधी कहते हुए रुके और अहमद साहब के चेहरे के तासुरात देखने लगे। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे आपके घर की रौनक माँगने आए हैं। हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी हुरिया का रिश्ता माँगने आए हैं। मिसेज़ शायान के कहने के बाद अहमद साहब ने अपनी बेगम को देखा, जिनके चेहरे पर खुशी थी। हम इस बात का फैसला अपनी बेटी को देंगे। जी, जी, हम इस बात के हक में हैं। आप हुरिया बेटी से पूछ लें। थोड़ी देर बाद हुरिया हाजरा बेगम के साथ कमरे में दाखिल होते, सबको सलाम करते अपने वालिदैन के बीच में बैठ गई। तो बताइए बेटा, आपका क्या फैसला है? हम आपकी राय का एहतराम करेंगे। मिसेस शायान निहायत मोहब्बत से गोया हुई। हुरिया ने नजरें उठाकर सामने बैठे मुस्तफा को देखा, जो बेचैनी की हालत में आंखों में उम्मीद लिए उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, जो बाबा को सही लगे। उसने कहते हुए अपने बाबा को देखा, जो फख्र और खुशी से उसे देख रहे थे। तो फिर निकाह की तारीख रखते हैं। अहमद साहब खुशी से कहते हुए शायान और मुस्तफा के गले लगे। वहीं मिसेस शायान ने भी हूर को खुद के गले लगाया। मुबारक हो बहुत-बहुत। मिसेस शायान हाजरा बेगम के गले लगते हुए खुशी से बोली। हूर ने मुस्तफा को देखा, जिसके चेहरे पर कुछ पा लेने की खुशी थी। वह अपनी सुरमई आंखों से उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। काफी देर बातों के बाद खाना खाया गया और निकाह की तारीख 2 हफ्ते बाद की थी। सकीना आंटी, आज मैं आपको अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी। अपने पीछे किसी की आहट महसूस करते हुए जविश चमचा चलाते जोशीले अंदाज में बोली। हमें भी खिला दे, हम भी देखें इन खूबसूरत हाथों का जायका कैसा होता है। मर्दाना आवाज को सुनते वह पलटी थी, जहां साथ चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेहरे पर पहले वाली खुशी गायब हो गई थी। क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? जावियार अभी घर में नहीं है और अंकल आंटी भी नहीं है, तुम बाद में आ जाना। लहजा बिल्कुल सपाट था। यह तो बहुत अच्छी बात है, अगर घर में कोई नहीं है, कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसकी आंखों में दिखती हवस जविश महसूस कर चुकी थी। दूर रहकर बात करना, वरना जिन टाँगों से मेरे करीब आ रहे हो ना, वह टाँगें तोड़ने में वक़्त नहीं लगाऊँगी। वह कहते हुए वहाँ से जाने लगी, जब साद ने जाते हुए उसकी कलाई पकड़ी। वह बिना वक़्त ज़ाया किए पलटी और उसके चेहरे पर अपनी उँगलियों के निशान छोड़ चुकी थी। हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अपने गलीज़ और नापाक हाथ अपने पास रखो और औकात में रहो। वह उँगली उसके सामने करती नफ़रत भरे लहजे में वार्न करने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुमने हाथ कैसे उठाया मुझ पर? वह गुस्से से चिल्लाया था। बिल्कुल ऐसे, कहते हुए ज़विश ने उसके दूसरे गाल पर अपनी उँगलियों की छाप छोड़ी। आइंदा मेरे करीब आने का सोचना भी मत। मेरा नाम ज़विश सुल्तान है। अपनी तरफ उठती हर गंदी निगाह को निकाल कर मैं बाहर फेंकने की हिम्मत रखती हूँ, समझे? वह सर्द लहजे में कहती उसे उसकी औकात बावर करवा चुकी थी। अभी वह कुछ कहता कि किचन के दरवाजे से अंदर आते ज़ावियार पर नज़र पड़ी। ज़ावियार, तुम यहाँ पर? अपना थूक निकलते हुए उसने पूछा, जबकि इस बात का जवाब दिए बिना वह सुर्ख होते चेहरे के साथ उसे देख रहा था। अरे साद बेटा, तुम कब आए? रेहाना बेगम की आवाज़ पर साद ने शुक्र अदा किया कि वह आज बच गया, वरना ज़ावियार का चेहरा देखकर उसे आज अपना आखिरी दिन महसूस हुआ था। बस आंटी, अभी आया हूँ। चेहरे पर आए पसीनों को साफ करते हुए उसने जवाब दिया। आओ बाहर आओ, हमारे साथ बैठो। जी, जी आंटी। इतना कहते हुए वह बिना ज़ावियार से नजरें मिलाए बाहर चल दिया। तुम आ गए, फ्रेश होके आ जाओ, फिर खाना खाते हैं। जविश खुशदिली से ज़ावियार से मुखातिब हुई। नजरें उसके चेहरे पर गईं, सुर्ख आंखें और माथे पर बल डाले वह किसी सोच में गुम था। वह संजीदगी से कहता लंबे डग भरता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होने के बाद ज़ावियार खाने की टेबल पर आया था, जहां सब बैठे खाना खा रहे थे। खाने के दौरान ज़विश मेहताब और रिहाना बेगम से शादी की कहानियां सुन रही थी और मज़े से खाना खा रही थी, जबकि ज़ावियार जबकि ज़ावियार खामोशी से खाना खा रहा था। भाई, आप क्यों खामोश हैं आज? फातिमा ने ज़ावियार से पूछा, जो अपने खाने की प्लेट को भी घूरने में मसरूफ था। लगता है भाई को कोई सदमा लग गया है, बुराक शरारत भरे लहजे में गोया हुआ। डैड, मुझे आइंदा मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में कोई मर्द दिखाई न दे। वह उन दोनों की बातों को सिरे से इग्नोर किए मेहताब साहब से मुखातिब हुआ। हाँ तो बेटा जी, वैसे भी हमारे घर में कोई गैर मर्द नहीं आता, सिवाय साद के। और वह भी इसलिए क्योंकि उसके मामू का घर है यह। मेहताब साहब ने उसके चेहरे की संजीदगी देखते हुए कहा।
खैरियत है साहब यार, कुछ हुआ है क्या? रिहाना बेगम ने अपने बेटे से वजह दरियाफ्त करनी चाहिए, क्योंकि आज से पहले उसने घर में कभी किसी के आने पर पाबंदी नहीं लगाई थी। बस ऐसे ही। मुझे बुराक और आपके अलावा इस घर में कोई मर्द दिखाई ना दे आइंदा। कोई से मुराद कोई भी नहीं डैड। वह नॉर्मल लहजे में कहते हुए भी अपनी बात का मतलब समझा गया था, जिस पर मेहताब साहब ने महज इस बात में सर हिलाया, क्योंकि वह जानते थे कि अगर जावियार ने किसी चीज से मना किया है तो वह उसके पीछे कोई वजह होगी। खाना खाने के बाद वह किसी से कोई भी बात किए बिना अपने कमरे की तरफ चल दिया। वह चाहता तो साथ को सजा भी दे सकता था, लेकिन वह खामोश था, क्योंकि वह कोई तमाशा नहीं लगाना चाहता था। और फिर वह अपनी फूफू को भी जानता था। क्या बई थी, वह सारी बातें सुनने के बाद आखिरी में जविश के किरदार पर उंगली उठा लेती। यही सब सोचें थी जिसकी वजह से वह खामोश बैठा था। जविश कमरे में दाखिल हुई और जावियार को देखा, जो बालकनी में रेलिंग के साथ खड़ा था। वह चलते हुए उसके पास गई। किन सोचों में गुम हो, वह वहीं पास में रखे झूले पर बैठ गई। सोच रहा हूँ, क्या औरत अपने घर में रहकर भी सेफ नहीं होती? नजरें अब भी आसमान पर थीं। मर्द की फितरत ऐसी क्यों होती है? क्यों वह औरतें सिर्फ अपने घर की औरतों को समझते हैं, बाहर वालियों को वो गोश्त का टुकड़ा क्यों समझते हैं? सब ऐसे नहीं होते। कुछ मर्द अपनी नजरों और कलाम से अपनी अच्छी तरबियत का पता देते हैं। जविश उसकी बातों से अंदाजा लगा चुकी थी कि वह आज की हरकत से वाकिफ हो चुका है। मर्द को खुदा ने औरत का मुहाफिज बनाया है, उसको एक ऊंचा दर्जा दिया है। फिर न जाने क्यों यह मर्द अपना मुकाम भूल जाते हैं। उसके अंदाज से अफसोस था। आई विल मेक श्योर कि वह आइंदा इस घर में नजर ना आए। वह सिर्फ इतना कहकर खामोश हो गई, क्योंकि वह उस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहती थी। इस तरह कुछ लम्हात खामोशी के नाम हो गए। वैसे तुम्हारा पूरा नाम क्या है? रेलिंग से पुश्त लगाए शरारती मुस्कुराहट से जब वह उसे देखने लगा। इस सवाल पर जविश को अपना कहा नाम याद आ गया। बेध्यानी में ही सही, लेकिन उसने अपने नाम के साथ जाफियार का नाम तो जोड़ा था। तो क्या तुम सुन रहे थे सब? वह कुछ खफा हुई। नहीं, सुन तो नहीं रहा था, बस बाहर से अंदर आते आते तुम्हारी आवाज आ गई। वजाहत देते हुए वह रेलिंग छोड़कर उसके साथ आ बैठा। अच्छा। वह बस जबान फिसल गई थी। कभी कभी फिसलाहट भी कितनी अच्छी होती है। वह मुंह में बड़बड़ाया। वैसे तुमसे एक बात पूछूं? कुछ याद आने पर वह उससे इजाजत तलब नजरों से देखने लगी। सौ पूछो यार। तुम जिससे मोहब्बत करते हो, वह बोलते हुए रुकी थी। आगे? वो उसके सवाल का इंतजार कर रहा था। वह दिखने में कैसी लगती है? वह नहीं जानती थी कि ये सवाल उसके जहन में क्यों बेदार हुआ। वह क्यों यह पूछ रही थी? मासूम, शरारती और भला की हसीन। वो उसके चेहरे की नकुश को देखते हुए जवाब दे रहा था। और तुम्हें वह कैसी लगती है? फ़कत इश्क। वह चमकती आंखों से नज़रें उस पर जमाए हुए था। क्या वह भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करती है? वह तजस्सुस के मारे पूछ रही थी। हकीकत में हकीकत है, हकीकत को खुदा जाने। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत है, उसके दिल की खुदा जाने। वह शायराना अंदाज में बोला। इतनी मोहब्बत करते हो तुम उससे? इन नफ़ी नफ़सी अक्सर मिन्नी। वो मुझसे ज़्यादा है मुझ में। कहते हुए उसने उसे देखा, जो उसे ही देखने में महू थी। चले सो जाएं, लेट हो गया है काफी। हाँ हाँ चलो। वह यकदम उसके चेहरे से नजरें हटाती कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि उसकी इस फुर्ती पर वह अपना कह छुपा गया।